हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी का डेली करंट अफेयर्स। फरवरी में जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट आता है, तो बजट से रिलेटेड डिस्कशंस बहुत सारी होती हैं और बजट हमने एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है। 31 जनवरी को आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड भी हमने दो पार्ट जो 7 चैप्टर हैं 13 चैप्टर्स में से वो कवर कर लिए हैं। तो अभी हम लोग 1 से 5 फरवरी तक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, जो ऑलरेडी बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में कवर्ड नहीं है, उसको अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द 5 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो बहुत सारा आर्टिकल्स है, बट उस आर्टिकल्स में से ऑलरेडी चीजें बजट के डिस्कशन में और इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन में कवर्ड है, तो वो हमने अभी छोड़ दिया है, और बाकी जो चीजें कवर्ड नहीं है वो हम लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई यमुना इन दिल्ली हैज हाई अमोनिया लेवल। तो अमोनिफिकेशन हो रहा है यमुना का, यमुना पॉल्यूटेड तो है ही, और पॉल्यूशन में अमोनिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये हम लोग कवर करने वाले हैं, जो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक है वाई सेंटर प्लान टू एस्टैब्लिश अ नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये भी ऑब्वियसली आपका सर्वे और बजट ही प्रिस्क्राइब कर रहा है। सम विंड बिहाइंड द सेल्स ऑफ इंडिया शिपिंग इंडस्ट्री। इंडिया के शिपिंग इंडस्ट्री के पीछे की कहानी, और शिपिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है और क्या करना चाहिए, तो ये भी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो है आपका, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, या फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शिपिंग इंडस्ट्री, जो जीएस पेपर 1 के लिए आता है। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, वाई यमुना इन दिल्ली हैज हाई अमोनिया लेवल। दिल्ली में जो यमुना है, तो यमुना तो ऊपर से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है, तो फिर दिल्ली में हाई अमोनिया लेवल क्यों है? क्योंकि दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं, या फिर हरियाणा के आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज जो है वो अपना एफ्लुएंट जो है वो किसमें फ्लो करा दे रही है? सीधे सीधे यमुना में, और वो बहुत ट्रीट उसको नहीं कर रही है। इसके वजह से दिल्ली में यमुना के अंदर अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको ही हम डिटेल में समझने वाले हैं। अमोनिया क्या है? अमोनिया इज अ कलरलेस गैसियस केमिकल जिसमें नाइट्रोजन होता है, विथ अ शार्प ओडोर। इसका ओडोर जो है, महक जो है, बहुत शार्प होता है, तीखा होता है ना, ऐसे एकदम से लगेगा। इट डिजॉल्व्स इजिली इन वाटर एंड इट यूज्ड इन एनिमल फीड प्रोडक्शन। एनिमल फीड प्रोडक्शन में यूज होता है, फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, कूलेंट एंड क्लींजिंग एजेंट में यूज होता है। सोर्स ऑफ अमोनिया पॉल्यूशन, रन ऑफ फ्रॉम फार्मलैंड। फार्मलैंड है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है और वहां पे यूरिया डाला हुआ है खेतों में, फर्टिलाइजर, तो वहां से अगर पानी के साथ बह के घुल मिल के रन ऑफ होता है, तो उससे यूरिया पॉल्यूशन, आपको अमोनिया पॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो अपना सीवेज है वो अगर सीधे सीधे डिस्चार्ज कर देती हैं रिवर्स में, तो उससे देखने के लिए मिलेगा। अनट्रीटेड सीवेज, जो भी सीवेज आ रहा है इंडस्ट्रीज से, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया है ना, जबकि उसको वापस डिस्चार्ज करने के पहले, तो उसमें अमोनिया आपको मिलेगा। डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, उनका डिग्रेडेशन होगा तो क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। इन ह्यूमंस लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ वाटर हैविंग अमोनिया लेवल ऑफ 1 पार्ट पर मिलियन। मिलियन कितने का होता है? 10 लाख का। 10 लाख वाटर में भी अगर एक मॉलिक्यूल अमोनिया है तो उसको भी हार्मफुल बोला गया है। एक से ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा हार्मफुल बोला गया है। वो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करेगा? डैमेज करेगा। इनफैक्ट फिश वगैरह तो बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ये आप देखोगे तो यहाँ ये यमुना है दिल्ली वाला, इसमें फ्रोथ जमा हुआ है। दूर से देख के ऐसा लगेगा कि आइस गिरा हुआ, आइस नहीं है, ऐसे झाग, जो आप शैम्पू करते हो झाग झाग हो जाता है ना, वही झाग यहाँ पे जमा हुआ होता है। अमोनिया पॉल्यूशन का कॉज क्या है? यमुना फ्लोज इनटू दिल्ली फ्रॉम हरियाणा एंड द स्टेट हैज इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन सोनीपत। सोनीपत में यमुना के किनारे क्या है? इंडस्ट्रियल यूनिट है। वहां इंडस्ट्रीज में केमिकल के रूप में, केमिकल में फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, डाइज, इन सब में अमोनिया का यूज होता है, और वो अमोनिया कहां पे आता है? यमुना में आता है। मिक्सिंग ऑफ 2 ड्रेन्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट
और बोथ इन सोनीपत, सोनीपत के आसपास ये सब कुछ मिलजुल के यमुना में जाना, है ना, अनट्रीटेड सीवेज, ये इसका मेन कारण होता है। अमोनिया जाने से क्या होता है, वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से जो फिशेज हैं या जो पानी में रहने वाले बाकी और क्रिएचर्स हैं, फिर उनको सरवाइव करने में क्या आता है, दिक्कत आता है। अमोनिया रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो वाटर में जितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो कम होने लगता है, उसी को बोलते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। अमोनिया लेवल्स इन यमुना पोज अ सीरियस चैलेंज टू दिल्ली वाटर सप्लाई। In the concentration of ammonia in water is above 1 ppm, it is toxic to fishes. जब फिशेस के लिए टॉक्सिक है तो फिर हमारे लिए भी क्या रहेगा, टॉक्सिक रहेगा। अमोनिया को ट्रीट करने में भी चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रीट नहीं किया जा रहा है इसी की वजह से अमोनिया जो है ज्यादा बढ़ा हुआ है यमुना में, ऐसा भी नहीं है, ट्रीट करने में भी दिक्कत आता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स स्ट्रगल टू हैंडल अमोनिया लेवल अबव 1 पार्ट पर मिलियन। अगर 1 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा अगर अमोनिया का लेवल है किसी वाटर में तो ट्रीटमेंट प्लान भी स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए क्लोरीन का डिमांड फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। अमोनिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज होता है, क्लोरीन यूज होता है, फिर क्लोरीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 11.5 kg ऑफ क्लोरीन नीडेड पर लीटर, 1 लीटर के लिए पर आवर कितना चाहिए, 11.5 kg ऑफ क्लोरीन चाहिए होता है ट्रीट करने के लिए, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर वो 1 पार्ट पर मिलियन है तब भी। इंपैक्ट ऑन एफिशिएंसी, हाई अमोनिया रिड्यूसेस ट्रीटमेंट प्लांट एफिशिएंसी, ये सब सारा चीज होने लग जाता है। ट्रीटेड वाटर मस्ट रिटेन क्लोरीन टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, हाई अमोनिया लेवल ऑफन इंटरफियर विथ मेंटेनिंग दिस बैलेंस। तो ज्यादा अमोनिया लेवल है तो ज्यादा क्लोरीन देना पड़ता है ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह से क्लोरीन दे रहे होते हैं हम लोग कि वो सब क्या करे, जाके अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर दे, बहुत ज्यादा अमाउंट में देना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉथ फॉर्मेशन वगैरह की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो यमुना में क्या डेवलप होना, फ्रोथ, यमुना का पॉल्यूशन होना। proposed solution and steps taken, chlorination is the primary method for ammonia neutralization, क्लोरीन यूज होता ही है। फ्यूचर प्लान्स, दिल्ली proposed an in situ ammonia treatment plan, in situ मतलब वहीं पे अमोनिया के जहां पे बहुत ज्यादा अमोनिया दिख रहा है, इन situ वहां पे आपको क्या अमोनिया ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा एज वजीराबाद पॉन्ड, प्रोजेक्ट रिमेन्स अंडर डेवलपमेंट। 6 point एक्शन प्लान टू क्लीन यमुना फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट 6 point एक्शन प्लान लेके आई है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज इनकॉर्पोरेटेड अ 6 point एक्शन प्लान टू क्लीन यमुना into its comprehensive plan to transform Delhi into a clean, beautiful and modern city as a part of the budget proposal for 2023-24. Under the Yamuna cleaning program, the government also plans to increase the sewer connectivity up to 100%. sewer connectivity को 100% household via the Chief Minister Free Sewer Connection Scheme, sewer connectivity को सबसे ज्यादा बढ़ा देना है ना, ये सारा क्या होगा, यमुना क्लीन करने में हेल्प करेगा। और क्या सॉल्यूशंस है जो प्रपोज्ड है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी बैंड द सेल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट नॉट कंफर्मिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट बाय बीआईएस, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, ये झाग और ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, जो भी गाइडलाइन है उनको स्ट्रिंजेंटली इंप्लीमेंट करवाना, साथ साथ मेकिंग श्योर अनट्रीटेड सीवेज डज नॉट इंटर द वाटर, है ना, जो भी अनट्रीटेड सीवर है वो वाटर में एंटर नहीं करे। अ मोर ऑर्गेनिक मेथड अग्रीड अपॉन बाय एनवायरमेंटलिस्ट एंड एक्सपर्ट इज टू मेंटेन अ सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो, वाटर का एक मिनिमम फ्लो मेंटेन रहे, कॉल्ड द इकोलॉजिकल फ्लो। अगर फ्रेश वाटर का फ्लो मेंटेन्ड है तो उससे पार्ट पर मिलियन क्या होता है, कम होते जाता है। लैक ऑफ मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो ऑल्सो मीन्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ अदर पॉल्यूटेंट्स, ये सब जो है ये प्रॉब्लम का जड़ बताते हैं इकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। वाई सेंटर प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। कोऑपरेटिव्स क्या है, कोऑपरेटिव्स एक यूनिट होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो ऑलमोस्ट सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशन में हैं वो एक साथ आते हैं और एक इकोनॉमिक यूनिट बनाते हैं सो दैट कि वो अपना प्रॉब्लम जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर कर पाए, वो एक कलेक्टिव बिजनेस स्टार्ट कर पाए या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को वो लोग दूर कर पाए। एक इकोनॉमिक यूनिट हम कोऑपरेटिव को बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100, 200, 500 है ना, थोड़ा ज्यादा। फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोऑपरेटिव मिल्स होती हैं,
ठीक है, शुगर मिल्स जिसमें शुगर बनाया जाता है, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जहां पे बहुत लोगों का स्टेक होल्डर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अमीर लोग जरूरी नहीं होंगे उसमें, मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चीजें क्या है, कोऑपरेटिव है। जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव्स की, तो कोऑपरेटिव जो है डायरेक्टली कोऑपरेटिव फॉर्म करना एक इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स है जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और कोऑपरेटिव जो है, आप अमूल को देखिए, अमूल के जो मिल्क और मिल्क का नेटवर्क है पूरे इंडिया में फैला हुआ है, अमूल एक कोऑपरेटिव मॉडल है। वैसे ही अमूल जैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव मॉडल हैं जिससे कि फायदा उन गरीब लोगों का भी हो रहा है और पूरी कंट्री का इकोनॉमी का भी हो रहा है। तो इसीलिए कि और ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव खुल सके, बहुत सारे कोऑपरेटिव खुलते हैं लेकिन बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो कोऑपरेटिव खोलने वाले लोग होते हैं उनको फिर टेक्निकलिटीज नहीं पता होती, इसको रन कैसे करना है, फाइनेंसेस कैसे कंट्रोल करना है, टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। उसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेशन इंट्रोड्यूस अ बिल इन द लोकसभा टू एस्टैब्लिश द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। सहकारी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसको कहां एस्टैब्लिश किया जाएगा, इरमा के कैंपस में। इरमा मतलब कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, है ना, जहां पे अमूल का सेंटर है, वहीं पे इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा क्योंकि काफी काम वहां पे पहले से होता है। प्राइमरी गोल ऑफ त्रिभुवन सहकारी कमिटी इज टू एनहांस टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्शन में टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन को बढ़ाया जाए। इट विल प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होगा। University seeks to achieve global standard in cooperative education. It responds to the need for qualified professional in the cooperative sector. कोऑपरेटिव सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहां पे क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं आ पाते हैं, और क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं आ पाते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं कर पाती। इन टाइम इट शैल क्रिएट अ पैन इंडिया नेटवर्क ऑफ एफिलिएटेड कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इरमा की बात करते हैं। इरमा कब फाउंड हुआ था, 1979 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको फाउंड किया था, द फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन मींस मिल्क रेवोल्यूशन, उसको लाने वाले कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने इरमा फाउंड किया था। इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर की हम बात करते हैं। इंडिया में कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव आर पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेस ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड रन बाय एंड फॉर देयर मेंबर्स टू रियलाइज देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड। मेन नीड जो होता है वो क्या है, इकोनॉमिक नीड होता है किसी भी कोऑपरेटिव के अंदर। 1904 अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आया, इंट्रोड्यूस कोऑपरेटिव टू ईज रूरल क्रेडिट इशू। रूरल क्रेडिट मतलब विलेज में जो लोन वगैरह का इशू है उसके लिए बना। 1915 में मैकलेगन कमिटी आया, अर्ज ट्रांसपेरेंसी एंड मेंबर इन्वॉल्वमेंट किसमें, कोऑपरेटिव्स में। 1919 में मोंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट अलाउड प्रोविंसेस टू गवर्न कोऑपरेटिव्स। 2002 में MSCS एक्ट इंप्रूव्ड इलेक्शंस प्रोसेस विद इन कोऑपरेटिव बोर्ड। 2011 में 97th अमेंडमेंट एक्ट आया, इंश्योर्ड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव एडेड अंडर आर्टिकल 43B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब डीपीएसपी के अंदर ऐड किया गया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव को भी ऐड किया गया। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बना दिया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था उससे क्या क्या हुआ था, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट आ गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर। इंट्रोड्यूस अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया कि स्टेट्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और ज्यादा प्रमोट करें, फैसिलिटेट करें। एक नया पार्ट 9th बी ऐड हो गया, 9th बी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टू द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसका मतलब पूरा कोऑपरेटिव पे बहुत ज्यादा 2011 के बाद से फोकस बढ़ने लगा। 2021 में मिनिस्ट्री आ गई और अभी कोऑपरेटिव्स में क्या आ गया है, यूनिवर्सिटी आ रही है। ठीक है, कोऑपरेटिव का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिव है ये, क्या है, इंक्लूसिव। सिर्फ एक आदमी को रिच नहीं बना रहा, बहुत लोगों को रिच बना रहा है या बहुत लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहा है। तो इंक्लूसिव कैसे है, इकोनॉमिकली इंक्लूसिव है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। कि बहुत सारे कोऑपरेटिव जो है डायरेक्टली रूरल एरियाज को टारगेट करते हैं, रूरल एरियाज में वर्क करते हैं, चाहे वो लोन देने के लिए हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, या फिर आनंद अमूल जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो जहां पे मिल्क जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है।
Essential services. Kerala's Milma cooperative ensures affordable dairy products. Employment generation, sugar cooperatives. Challenges क्या है cooperatives में? Inadequate transparency and democratic decision making. Transparency कम होता है और डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत एफिशिएंट नहीं होता है और बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव का पार्ट होते हैं, उसमें कुछ लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं, वो फिर बहुत ट्रांसपेरेंसी से डिसीजन कई बार नहीं ले पाते। रेस्ट्रिक्टेड फाइनेंसिंग एक्सेस फॉर लो वैल्यू कोऑपरेटिव, फाइनेंशियल एक्सेस उनके लिए क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। डिलेड इलेक्शंस फॉर कोऑपरेटिव बोर्ड्स, कोऑपरेटिव जो बोर्ड है उनके लिए इलेक्शंस होने में कई बार देर होने लगता है। आउटडेटेड मैनेजमेंट स्किल्स इंपैक्टिंग एफिशिएंसी, जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो क्या होने लगते हैं? आउटडेटेड। कास्ट बेस्ड डिवीजन लिमिट इंक्लूसिविटी, कई बार कोऑपरेटिव में कास्ट बेस्ड डिवीजन भी होने लगता है। कोऑपरेटिव्स के एग्जांपल क्या क्या दे सकते हैं हम लोग? सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? अमूल। अमूल क्यों? क्योंकि सब लोग अमूल को जानते हो, अमूल का दूध यूज करते हो। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, डेयरी जायंट एंड अ पायनियर इन इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन। अमूल इज अ फेडरेशन ऑफ मिलियन ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर, फेडरेशन है मिलियंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर का गुजरात में। इट्स सक्सेस ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। जैसे आप रूरल एरियाज में आप देखोगे कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी बात हो रही है। ये क्या करते हैं? जो नाबार्ड है, नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाया गया है, उनके बीच फार्मर्स के बीच एक लिंकेज का काम करते हैं। नाबार्ड से वो पैसे ले सकते हैं और वहां से फार्मर्स ले लेते हैं। इफको है, आप दिल्ली में जाओगे तो मेट्रो मिलेगा इफको चौक, ठीक है, गुड़गांव में इंफैक्ट मिलेगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव बोलते हैं उसको, फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर पे काम करता है, जिसने नैनो यूरिया बनाया है, बहुत छोटा यूरिया, जिससे कि यूरिया का जो कंजम्पशन है वो क्या होगा? कम होगा। और अभी जो हम पढ़ रहे थे ऊपर, नाइट्रिफिकेशन या अमोनिफिकेशन ऑफ यमुना, ऐसी चीजें कम होंगी क्योंकि यूरिया कम जाएगा और रन ऑफ जो होगा खेतों से पानी के साथ बह के वो कम होगा, तो ये रोल प्ले करता है। हॉप कॉस्ट, लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, खाया भी होगा बहुत सारा पापड़। मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू एनहांस द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना है, मार्केट को डेवलप करना है। कोऑपरेटिव्स एज इनोवेशन हब, शिफ्टिंग द परसेप्शन ऑफ कोऑपरेटिव अवे फ्रॉम मियरली ट्रेडिशनल एंड रूरल टू हब ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। कोऑपरेटिव इन्फ्लुएंसर्स, हमको चाहिए इन्फ्लुएंसर्स वैसे जो कोऑपरेटिव में बहुत अच्छा काम किए और बाकी लोगों को इंस्पायर कर सके सोशल मीडिया वगैरह पे। कोऑपरेटिव एक्सेलरेशन जोन, designating specific geographic areas as cooperative acceleration zone where regulations are temporarily relaxed and incentives are given to encourage diverse cooperative experimentation. cooperative led tourism initiative, तो ये सब मेजर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर को और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं और वो डायरेक्टली हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है, पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और देश की जीडीपी को बढ़ाता है, ग्रोथ से ज्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस करता है। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, सम विंड बिहाइंड द सेल्स ऑफ इंडिया शिपिंग इंडस्ट्री। इंडिया का शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, है ना। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन, ठीक है, 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो जो भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही होता होगा। 90% ऑफ द इंपोर्ट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से, वेट कितना है उसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से 90% हम किसके कहां से करते हैं? शिप से ही करते हैं, समुद्र के थ्रू ही करते हैं, पानी के थ्रू ही करते हैं, है ना। और 70% बाई वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से 70% पानी के थ्रू ही करते हैं। तो इसका मतलब शिपिंग इंडस्ट्री का एक मेजर रोल रहता है इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, हमारी जीडीपी को मेंटेन रखने में। तो शिपिंग इंडस्ट्री इंडिया में कैसे रोल प्ले करती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया के जीडीपी जो है 2016-17 में 153 लाख करोड़ से 2023-24 में 272 लाख करोड़ हो चुकी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड भी बढ़ा है, 77.62 लाख करोड़ हुआ है। इसमें काफी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है 17% का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो कौन ग्रो करा रहा है? शिपिंग इंडस्ट्री। इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर इनेबल्स 95% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वॉल्यूम, सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल एंड कोस्टल डेवलपमेंट। तो शिपिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कोस्टल डेवलपमेंट को भी
बढ़ावा देती है। एज ऑफ सितंबर 2024 क्या है, क्या क्या अचीव किया गया है? 839 प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग 5.8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाना है किसमें? शिपिंग इंडस्ट्री में जाना है। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोग्राम लगाया गया था सागरमाला। सागरमाला एम्स टू डेवलप पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना है, फिर उसको कनेक्ट करना है इंटीरियर से, क्योंकि अगर आपको कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो यहां से पहले तो वो जाएगा ना, कहां जाएगा? पोर्ट्स पे जाएगा, तो यहां से वहां तक कनेक्टेड होना चाहिए पोर्ट से। द सागरमाला प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन 2015 which aims to holistic port infrastructure development along with 7516 kilometer long coastline through modernization, mechanization and computerization। तो सागरमाला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सागरमाला could boost India's merchandise export to $110 billion by 2025। इतना ज्यादा हमारा मर्चेंडाइज मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकता है कौन? सागरमाला। सागरमाला के पिलर्स कौन कौन से हैं? पिलर्स सागरमाला में क्या क्या काम हो रहा है? पोर्ट मॉडर्नाइज करना, पोर्ट की कनेक्टिविटीज को बढ़ाना, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, कि पोर्ट डेवलप कर रहे हैं तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़े, कोस्टल कम्युनिटी को भी डेवलप करे, उनका स्किल डेवलप करे, टूरिज्म डेवलप करे, फिशिंग वगैरह डेवलप करे, है ना। ये सारा काम जो है ये सागरमाला के पिलर्स हैं। डायरेक्टली आप मेंस में ऐसे ही यूज कर सकते हो। और सागरमाला प्रोजेक्ट में हल्दिया पोर्ट, पैराडीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, है ना, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, इसके पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास एक और नया पोर्ट जो है डेवलप करने की बात बजट में बोली गई है। क्या आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा पोर्ट यहाँ पे आ रहा है? मरमागांव पोर्ट। ये सब कुछ क्या रहेगा? इस सबको और डेवलप करने की बात बोली गई है। रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए शिपिंग का कॉस्ट, है ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारा कॉस्ट को क्या करना है? रिड्यूस करना है। ठीक है, ये सारा बात किसके अंदर है? सागरमाला। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, RS 25,000 crore fund which will provide low cost long tenure financing to the sector with the center contributing 2500 crore। 2500 करोड़ सेंटर देगा, बट मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कितने का बना है? 25,000 करोड़ का फंड बना है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जो कि यूनियन बजट 2025-26 का मेन फीचर है। 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री। ठीक है, फोकस एरिया ऑफ द फंड क्या है? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड विल फोकस ऑन द एंटायर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग, फ्लैगिंग, ओनरशिप फाइनेंसिंग एंड लीजिंग। शिप को लीज वीज कराना भी। शिपिंग में इंडस्ट्री में इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि शिपिंग इंडियन लोग भी किसी और कंट्रीज में जाके जहां टैक्स हेवन है, जो टैक्स कम लेते हैं, वहां पे अपनी शिपिंग कंट्री को रजिस्टर करा देते हैं। फॉर एग्जांपल मॉरिशस, केमन आइलैंड, और वहां से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया, भले ही इंडिया के गुड्स को ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, उनको टैक्स कम देना पड़ता है, इंडिया में टैक्स ज्यादा है। इसीलिए शिपिंग इंडस्ट्री चाह के भी इंडिया में टैक्स इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उससे जनरेट नहीं कर पा रही। It will also promote cruise tourism and activities such as mechanization, capacity expansion, existing ports through public-private partnership। ये यूनियन बजट 2025-26 का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है। इंडियन शिपिंग में क्या चैलेंजेस है? ग्लोबल शिप ओनरशिप इंडिया की डिक्लाइन कर गई 17 से 19, हम पीछे ही जा रहे हैं। क्या क्या इशू है? लैक ऑफ कैपिटल एंड हाई बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटल कम है शिपिंग इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, शिप्स को ओन करने के लिए, और बोरो करने का कॉस्ट भी ज्यादा है ना, बैंक से लोन लेना वगैरह। रिजिड कोलैटरल रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री नीड्स। कोलैटरल रिक्वायरमेंट जो चाहिए कि क्या गिरवी रखें कि लोन मिले, वो रिजिड है। फेवरिंग फॉरेन फ्लैग्ड वेसल ओवर इंडियन वंस, इंडियन से ज्यादा फॉरेन फ्लैग्ड वेसल को फेवर किया जाता है इंडिया के शिपिंग इंडस्ट्री में ही। डिलेज इन रिपैट्रिएटिंग फंड फॉर शिप इक्विजिशन, रीप फंड को वापस से लाना शिप इक्विजिशन के लिए, उसमें डिले हो जाता है। पोर्ट चार्जेस हायर है। ठीक है, तो ये शिपिंग इंडस्ट्री में डायरेक्टली इश्यूज हैं। टैक्सेशन एंड पॉलिसी कंसर्न, टैक्स लॉ फेवर शिप रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन ऑफरिंग एडवांटेज लाइक लोअर कॉस्ट एंड लीनियंट रेगुलेशन। ये सब कहां देखने के लिए मिलता है? ये सब देखने के लिए मिलता है कि इंडिया वाले शिप ही, इंडिया वाली कंपनी कहीं और शिप रजिस्टर करा रही हैं, इंडियन लोग ही। इंडियन शिप फेस स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इरोडिंग कॉम्पिटिटिवनेस, इसीलिए कोई शिप इंडस्ट्री बहुत उस हिसाब से, जिस हिसाब से होनी चाहिए थी इंडिया में, उस हिसाब से नहीं हुई। ग्लेरिंग गैप्स, इंडिया शिपिंग फ्लीट रिमेन्स इनएडिक्वेट फॉर इट्स एक्जिम, एक्जिम मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड नीड्स
विथ ओनली अबाउट 1% शेयर। हमारी शिपिंग इंडस्ट्री का पूरा ग्लोबल टनेज, मतलब जो वेट को ढोने का काम है एक जगह से दूसरी जगह शिप के थ्रू, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1% का शेयर है ना। जहां पॉपुलेशन में हम लोग 17% शेयर बना के बैठे हैं, 18% शेयर बना के बैठे हैं, ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में हमारा शेयर 1% है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो अभी क्या है, ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को प्रमोट करना है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, ग्रीन शिपिंग को इंसेंटिवाइज करना है, प्रमोट एलएनजी पावर्ड शिप्स एंड कार्बन न्यूट्रल वेसल्स, सेटअप R&D हब्स फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। पॉलिसी बैरियर जो है, शिप कैपिटल कॉस्ट पे जीएसटी को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, ऑफर इंसेंटिव सिमिलर टू ग्लोबल कॉम्पिटिटर। अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटर ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट कम दे रही है, तो लोग कहीं और अपना शिपिंग इंडस्ट्री खोलेंगे और उससे इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता ही रहेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन उससे और ज्यादा फायदा होगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आज का करंट अफेयर्स आपके समझ में आया होगा, जो 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सबको कवर करता है। थैंक यू, जय हिंद।